हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिस्कवर द साइंस। आज हम सीखने वाले हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है और वो वर्क कैसे करता है। तो क्या आप ये जानने के लिए एक्साइटेड है? आज हम इन्हीं सब बातों के बारे में जानने वाले हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या काम करता है। और इससे पहले कि ये शुरू करें, आपको बताना चाहता हूँ कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे पहले ही मैंने एक वीडियो बना चुका है। अगर आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ के बारे में नहीं पता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हो। उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ वर्क कैसे करता है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए ये वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहले हम एक ऑब्जेक्ट को टेबल के ऊपर रखते हैं, तो वो भी टेबल के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा और टेबल भी उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स अप्लाई करेगा। तो इधर दो फोर्सेस है, फोर्स जो टेबल के ऊपर वो ऑब्जेक्ट ने लगाया और टेबल जो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहता है, पर उन दोनों का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट रहता है। और इन दोनों फोर्स को बोलते हैं एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस। एक्शन फोर्स वो है जो ऑब्जेक्ट ने टेबल के ऊपर लगाया है, और जो टेबल ऑब्जेक्ट के ऊपर देता है वो उसका रिएक्शन फोर्स है। ये सब का एक ही प्रिंसिपल है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का जो डेफिनेशन है वो हमें ये कहता है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब कोई भी अगर एक्शन किया जाता है तो उसका फोर्स इक्वल होगा, पर उसका जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा। जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा, एक ऑब्जेक्ट ने अगर टेबल के ऊपर पुश कर रहा है तो वो फोर्स लगा रहा है, तो उसका फोर्स डाउनवर्ड में है, और जो रिएक्शन फोर्स है उसका जो टेबल अप्लाई कर रहा है वो इक्वल है पर अपोजिट डायरेक्शन में है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। इसको और सिंपल में हम बोल सकते हैं कि एक प्लास्टिक का बॉल हम लोग अगर ज़मीन पे फेंकेंगे तो उसका रिएक्शन उतना ही मिलेगा जितना हमने उसको फोर्स अप्लाई किया था। मतलब हम लोग जितना ज़ोर से उसको फेंकेंगे उतने ज़ोर से वो बाउंस होके आएगा। तो यही है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक फ्रॉग जो स्विम करता है वो स्विम करते हुए फोर्स अप्लाई करता है वाटर के ऊपर, और वाटर भी उस पर इक्वली फोर्स अप्लाई करती है पर अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए वो स्विम करता है। अब आप बोलोगे कि एक बर्ड भी तो उड़ते समय फोर्स अप्लाई करता है तभी तो वो उड़ पाता है, पर यहाँ पे तो सेकंड ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का यहाँ कैसे यूज़ होता है? पहले सोचने वाली बात तो है, पर यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। ये जो बर्ड है वो एयर के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, और एयर भी उसके ऊपर उतना ही इक्वली फोर्स अप्लाई करती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए वो उड़ पाता है। अब हम एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमें न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानने के लिए मिलेंगी। और इसमें न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का यूज़ कैसे होता है, तो देखते हैं। मान लीजिए कि आप एक गन फायर करते हैं, तो यहाँ पे जो है वो गन है वो बुलेट के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, और जो बुलेट है वो गन के ऊपर भी फोर्स अप्लाई करता है। यही एक परफेक्ट एग्जांपल है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। पर आप बोलोगे कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में जो फोर्स है वो सेम रहता है, पर जो गन फायर करता है तो बुलेट तो बहुत स्पीड से जाती है, लेकिन उसका जो झटका हम लोग को बहुत स्लो लगता है, गन पीछे थोड़ा ही से आता है। तो ये कैसे होता है? बुलेट का जो एक्सेलरेशन पावर है वो ज़्यादा रहता है गन के मुकाबले, और गन का एक्सेलरेशन बहुत ही कम रहता है। दोनों का तो फोर्स सेम है, पर एक्सेलरेशन पावर में इतना डिफरेंस कैसे? ये सब होता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की जो प्रॉपर्टीज़ है वो इसी पे वर्क करती है। अगर आप जानते होंगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा, अगर नहीं जानते तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो कहता है उसकी प्रॉपर्टीज़ बेसिक ये है कि फोर्स इज़ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मतलब जो फोर्स है वो मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है, तो वही एक्सेलरेशन है वो फोर्स अपॉन मास है। और यहाँ पे ये होता है कि मास अगर ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन बहुत ही कम होगा, और एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा तो मास कम होगा। ऐसे ही न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वर्क करता है। ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ है। अगर आपको ज़्यादा जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हो। अब आइए देखते हैं इसमें कि कैसे वर्क करता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो गन का जो मास है वो ज़्यादा है, लेकिन जो बुलेट का मास है वो कम है, तो इसलिए एक्सेलरेशन जो है वो गन का कम रहेगा और बुलेट का ज़्यादा आएगा, क्योंकि जितना भी एक्सेलरेशन पावर है वो मास उसका सेल कर लेता है गन का, लेकिन बुलेट का कम है, तो इसलिए वो फोर्स ज़्यादा उसके ऊपर आता है। तो इसके लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। हम एक अगर बोट पे चढ़ते हैं और उतरते समय बोट को हम धक्का देते हैं, मतलब कि हम बोट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो बोट हल्का सा पीछे जाता है, उतरते समय हम आगे आते हैं। पर एक क्या हम शिप के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो शिप क्या पीछे जाएगी?
वेल ऐसा नहीं जाएगा क्योंकि शिप का मास बहुत ज़्यादा है हमारे मुकाबले। वेल यही है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का पूरा एक्सप्लेनेशन। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में डालिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।